पिछले हमने वीडियो के अंदर प्रबंध के प्रमुख कार्यों को लिया था। अब हम प्रबंध के सहायक कार्यों को यहाँ पर लेते हैं। सहायक कार्यों में सबसे पहला कार्य आता है निर्णय। निर्णय का मतलब निर्णय लेने से। जब भी प्रबंध के प्रमुख कार्य किए जाएंगे तो प्रत्येक कार्यों में निर्णय लेना सबसे महत्वपूर्ण कार्य माना जाएगा। सहायक कार्य किसी भी कार्य के संबंध में निर्णय लेना, ये कार्य किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इसके संबंध में लिए जाने वाले निर्णय को निर्णय के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो प्रबंध के सहायक कार्यों में आता है निर्णय लेना। एक प्रबंधकर्ता एक संस्थान में तय योजना के अनुसार किसी कार्य को करता है, अपने जो अधीनस्थ है उनसे वो कार्य को करवाता है। तो प्रत्येक स्तर पर एक निर्णय लेता है कि अमुक कार्य किसी व्यक्ति से करवाएं या न करवाएं, अमुक कार्यों को किया जाए या न किया जाए, अमुक कार्य को किस व्यक्ति से किया जाए, कितने स्तर पर किया जाए, कितने समय में पूरा किया जाए। प्रत्येक बिंदु में निर्णय एक महत्वपूर्ण जो शब्द है वो आता है। इसीलिए प्रबंध के सहायक कार्यों में निर्णय जो शब्द है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। फिर हम लेते हैं प्रबंध के सहायक कार्यों में संप्रेषण को यहाँ पर लेते हैं। संप्रेषण का मतलब होता है सूचनाओं का आदान प्रदान। संप्रेषण न्यूमैन ने समझने संप्रेषण के बारे में बहुत ही अच्छी बात बताई थी कि संप्रेषण से तात्पर्य एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को अपने जो विचार है, अपनी जो भावनाएं, अपनी जो धारणाएं हैं वो दूसरे व्यक्ति को या अपने जो व्यवहार दूसरे व्यक्ति को प्रेषित करना, देना, ताकि दूसरा व्यक्ति उसको उसी रूप में क्या कर सके, समझ सके। तो संप्रेषण का मतलब इंग्लिश में कहते हैं कम्युनिकेशन, सूचनाओं का आदान प्रदान। तो प्रबंध के सहायक कार्य में संप्रेषण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि अगर सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं होगा तो कोई सा भी कार्य नहीं किया जा सकता। अब योजना बना ली कि अमुक अमुक कार्य अमुक अमुक व्यक्ति द्वारा किया जाएगा, लेकिन उनके बीच में संप्रेषण ही नहीं है, सूचनाओं का आदान प्रदान ही नहीं है, किसी कार्य के संबंध में तय सूचनाओं को दूसरे व्यक्ति को दिए ही नहीं जा रहा है, तो फिर योजना चाहे कितनी बनाए, चाहे किसी को भी उस योजना के अंदर शामिल करें, जब आपस में कम्युनिकेशन नहीं होगा, सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं होगा, तो निश्चित तौर पर वो सफल नहीं माना जाएगा। तो संप्रेषण भी प्रबंध के सहायक कार्य में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। तय योजना, संगठन, दिशा निर्देश और नियंत्रण सभी में संप्रेषण का अपना एक महत्वपूर्ण रोल है। जब भी व्यक्ति को मार्गदर्शन करता है तो मार्गदर्शन एक संप्रेषण के रूप में ही करता है, अपनी बात को, अपनी धारणा को, अपनी तथ्य को दूसरों को बताता है, कहता है, तभी वो उसको उसी रूप में समझता है। तो संप्रेषण भी प्रबंध के सहायक कार्य में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। फिर आता है प्रतिनिधित्व करना, या इसको हम कह सकते हैं नेतृत्व करना। एक प्रबंध के सहायक कार्य में प्रतिनिधित्व की भी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक प्रतिनिधित्व करता है, एक नेतृत्वकर्ता के रूप में प्रबंधकर्ता जो है प्रबंध का कार्य करता है। यानी जब तक आप प्रतिनिधित्व नहीं करते, जब तक आप कोई नेतृत्व नहीं करते, तो आप अपने अनुयायियों से इच्छित कार्यों को पूरा नहीं करवा पाओगे। जो उद्देश्य है उनकी पूर्ति तभी होगी जब आप अपने इच्छा अनुसार अपने कार्यों को दूसरों को सौंपेंगे और दूसरे उस कार्यों को यथास्थिति करेंगे। आपने कार्य दूसरों को सौंपे, लेकिन दूसरे उस कार्य को तब तक नहीं करेंगे जब आप उनका बेहतर प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे। प्रतिनिधित्व करने के अंतर्गत एक नेतृत्वकर्ता की नेतृत्व गुण उसमें होने चाहिए, यानी वह अपने अनुयायियों को अपनी इच्छा अनुसार किसी कार्यों को करवा सके और अनुयायी भी सहर्ष उस कार्य को स्वीकार करते हुए आपके दिशा निर्देश के अनुसार उस कार्य को पूरा कर सके। तो प्रतिनिधित्व के भी भाव प्रबंध के सहायक कार्यों में शामिल किए जाते हैं। फिर आता है नियुक्तिकरण। वैसे तो जो कुंटेज डोनेल है वो नियुक्तिकरण को प्रबंध के प्रमुख कार्य में मानता है, लेकिन हमारा जो पाठ्यक्रम है उसमें प्रबंध के प्रमुख कार्य में नियुक्तिकरण को न लेकर किसको लिया गया है, समन्वय को लिया गया, जबकि समन्वय प्रबंध का सार है। कई जगह समन्वय को सहायक कार्य में मानेंगे, लेकिन हमारी पाठ्य पुस्तक में समन्वय को तो प्रमुख कार्य में माना है, नियुक्तिकरण को जो है वो सहायक कार्य में शामिल किया गया। तो नियुक्तिकरण में क्या होता है कि शब्द से तात्पर्य नियुक्त करना, यानी किसी पद पर किसी व्यक्ति को लगाना, उसको स्थापित करना। बहुत सी संस्थाओं में जो प्रबंध के कार्य हैं उनको करने के लिए व्यक्तियों की जरूरत होगी। योग्य व्यक्तियों का चुनाव कैसे किया जाए, तो योग्य व्यक्ति को चुनाव के लिए नियुक्तिकरण की प्रक्रिया अपनानी होगी। पहले तो ये देखना है कि संस्थान में कितने पद रिक्त हैं, उसके बाद में हम उन रिक्त पदों को भरने के लिए संस्थान के बाहर के लोगों को आमंत्रित करेंगे आवेदन के माध्यम से।
ठीक है, फिर वो आएंगे, फिर उसमें छंटनी करेंगे, योग्यता के हिसाब से आवेदनों को रखेंगे, अयोग्यों के आवेदनों को क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। फिर उसके बाद योग्य आवेदनों को रख कर फिर साक्षात्कार की प्रक्रिया होगी। फिर उसमें जो चुने हुए जो आपके व्यक्ति हैं उनको विभिन्न पदों पर नियुक्त करेंगे, पदस्थापित करेंगे। फिर उन पदों पर जो उनको कार्य किया जाएगा उन कार्यों को उनको सौंपेंगे, उनको अधिकार देंगे और फिर तय अधिकार के अनुसार फिर वो कार्यों को करेंगे। कार्य सीधे ही प्रारंभ नहीं कर देंगे, उसके लिए एक प्रक्रिया होती है प्रशिक्षण की, तो प्रशिक्षण दिया जाएगा, फिर वो कार्यों को क्या करेंगे तो प्रारंभ करेंगे। तो नियुक्तिकरण का मतलब होता है आवेदन से लेकर अंतिम स्तर तक व्यक्ति को पद पर स्थापित कर देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, नियुक्तिकरण कहलाती है। तो प्रबंध के सहायक कार्य नियुक्तिकरण भी जरूरी है, वरना एक संस्थान में 10 कर्मचारियों की आवश्यकता है, काम 5 कर रहे हैं तो काम होगा क्या, नहीं होगा। तो नियुक्तिकरण से ही उन पदों पर योग्य व्यक्तियों का चुनाव किया जा सकता है। फिर नव परिवर्तन, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु नव परिवर्तन, क्योंकि नव परिवर्तन का मतलब नए परिवर्तन से। देखो प्रबंध के जो प्रक्रिया है या प्रबंध का जो कार्य है वो पीढ़ी दर पीढ़ी या प्रतिस्पर्धा के इस माहौल के अंदर बहुत सी तकनीकों के आधार पर बदलता है। वर्तमान में जो तकनीक है उसके आधार पर हम प्रबंध की प्रक्रिया को अपनाएंगे। पहले जो प्रक्रिया थी वो कागजी कार्रवाई के रूप में होती थी, यानी कागजों पर ज्यादा जोर था। आजकल सभी प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है, कंप्यूटर का दौर आ गया है, तो सभी कार्य कंप्यूटर बेस पर हो गए। उस तकनीक को भी हमें क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो प्रबंध की प्रक्रिया में नव परिवर्तन बहुत अधिक जरूरी है। नए परिवर्तन, नई तकनीकें, नई जो विधियां हैं, नए जो तरीके हैं, उनको जब तक हम संस्थान में नहीं अपनाएंगे तब तक प्रबंध के कार्यों को किया नहीं जाएगा। तो नव परिवर्तन का मतलब नए परिवर्तन से है। तो संस्थान में नई तकनीकें, नए ऊर्जावान व्यक्तियों को शामिल करना, उनसे उनकी कार्य क्षमता, कार्य कुशलता का उपयोग करना। अब एक पारंपरिक विधि की बात करें तो एक पारंपरिक आधार पर कार्य एक व्यक्ति विशेष करता है, तो वो पुरानी तकनीकों को, पुरानी विचारधारा को लेकर बैठा रहेगा, जबकि एक नया व्यक्ति जो ऊर्जावान होगा वो वर्तमान तकनीकों, वर्तमान कार्य प्रणाली, कार्य क्षमताओं को लेकर संस्थान में आएगा। तो नव परिवर्तन भी प्रबंध के सहायक कार्यों में क्या होता है, शामिल होता है। तो इस तरह से हमने प्रबंध के सहायक कार्यों को यहाँ पर जानने की कोशिश की। फिर हेनरी मिंटजबर्ग ने जो प्रबंध का काम करने वाले प्रबंधक हैं उनकी भूमिका यहाँ पर तय की गई है कि अंतर्व्यक्ति भूमिका, सूचनात्मक भूमिका और निर्णयात्मक भूमिका, यानी एक प्रबंधकर्ता अंतर्व्यक्ति भूमिका में होता है। अंतर्व्यक्ति का मतलब संस्थान के अंदर जो अधिकारी अधीनस्थ की भूमिका होती है उसमें एक प्रबंधकर्ता किन किन रोल में या किन किन भूमिकाओं में होगा। सूचनात्मक भूमिका में जो बाहर से सूचनाएं या संस्थान के अंदर से सूचनाएं जो प्राप्त की जाएगी उसमें वो किस किस भूमिकाओं में होगा, और निर्णय लेने की भूमिका में किस किस भूमिकाओं में होगा। तो सबसे पहले हम आज केवल एक ही बिंदु पर चर्चा करेंगे, वो है अंतर्व्यक्ति भूमिका, यानी एक प्रबंधकर्ता संस्थान में अंतर्व्यक्ति भूमिका में किस प्रकार से होता है। अंतर्व्यक्ति भूमिका में सबसे पहले आता है संस्थान का अध्यक्ष, यानी अंतर्व्यक्ति में एक प्रबंधकर्ता एक संस्थान के अंदर संस्थान के अध्यक्ष की भूमिका में होता है। अध्यक्ष की भूमिका के अंदर वो संस्थान के समस्त कार्यों को खुद करता है, निर्णय खुद लेता है, या जो भी कानूनी दस्तावेज होते हैं उन पर हस्ताक्षर करना है, उनको व्यवस्थित रूप से रखना, विभिन्न प्रकार के जो संस्थान में कार्यक्रम आयोजित होते हैं उन कार्यक्रमों को आयोजित करवाने, उनकी अध्यक्षता करने का काम संस्थान का अध्यक्ष करता है। तो अंतर्व्यक्ति भूमिका में पहली भूमिका किसकी आ गई, संस्थान के अध्यक्ष की भूमिका आ गई। फिर आता है नेता की भूमिका, यानी एक अंतर्व्यक्ति भूमिका में प्रबंधकर्ता नेता की भूमिका में होता है। नेता का मतलब नेतृत्व करने वाले व्यक्ति की भूमिका में होता है, जैसा कि हमने ऊपर बताया था, है ना। प्रबंधकर्ता नेतृत्वकर्ता की भूमिका में होता है। ये कहा जाता है कि एक अच्छे प्रबंधकर्ता को एक अच्छा नेतृत्व करते नेता होना जरूरी है। नेता वही होता है जो अपने अनुयायियों को अपनी इच्छा अनुसार कार्यों को करवा सके। नेता जब अपने अनुयायियों को एक आह्वान पर इकट्ठा कर लेता है और अपने अनुसार कार्यों को करवा लेता है, वही अच्छा नेतृत्व करता नेता होता है। तो प्रबंधकर्ता में भी नेता के भाव होते हैं, गुण होते हैं, ताकि वो अपने जो कर्मचारी हैं, अपने जो अनुयायी है, उनको अपनी यथास्थिति के अनुसार कार्यों को पूरा करवा सके, अपनी इच्छा अनुसार कार्यों को पूरा करवा सके। तो नेता की भूमिका में अंतर्व्यक्ति भूमिका के अंतर्गत उसको रखा गया। तीसरा आता है अंतर्व्यक्ति भूमिका में प्रबंधकर्ता संपर्क अधिकारी की भूमिका होता है। संपर्क अधिकारी की भूमिका का मतलब वो संस्थान के बाहर जो आपके विभिन्न जो पक्षकार है, जैसे सरकार है, जैसे पाइए पक्षकार के अंदर ग्राहक है, जैसे अन्य जो संस्थान के जो आपके अधिकारी हैं,
अन्य जो आपके उपक्रम है, उनके जो उत्तरस्थ अधिकारी, उन सभी से संपर्क स्थापित करने और उनके माध्यम से संस्थान में विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को इकट्ठा करने का काम एक प्रबंधक संपर्क अधिकारी की भूमिका के रूप में करता है। इस प्रकार से नेता, संस्थान के अध्यक्ष, संपर्क अधिकारी की भूमिका में अंतर व्यक्तिक भूमिका को यहाँ पर पढ़ा। अब दो टॉपिक आते हैं, सूचनात्मक भूमिका और निर्णयात्मक भूमिका। इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसके साथ में एक टॉपिक और होगा, उसको भी उसमें साथ में लेकर इस चैप्टर को पूरा करेंगे। आशा आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।